नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री। जो आपका यूनिट है वो है 4 और यूनिट 4 का नाम है औरंगजेब की दक्षिण नीति। उसका ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 में हम गोलकुंडा के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने बीजापुर के बारे में प्रॉपरली पढ़ा था। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। काफ़ी बच्चे चाहते थे कि उनके लिए एक अदर चैनल भी आए जिसमें वो फ्री जीके यानी उनका था कि मैम फ्री जीके के नाम से एक आप वो बनाना चैनल बनाना, जिसमें कि आपको डेली के डेली एमसीक्यू वीडियो दी जाती है। तो ये हमारा दूसरा चैनल है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, एसएससी की, या अगर आपको नॉलेजेबल चीज़ें सीखनी है, नई नई चीज़ें, तो आप हमारे इस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री जीके विद अस। उसके बाद ये है हमारा टेलीग्राम पे चैनल। टेलीग्राम पे अगर किसी को हमारा चैनल नहीं मिलता है, लिंक वर्क नहीं करती है, तो वो लोग सर्च कर सकते हैं फ्री स्टडी DM23। फ्री स्टडी DM23 ही सर्च करते हैं, उनके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे अभी तक 1906 बच्चे हमारे संग ज्वाइन हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सेकंड ये है हमारा डिस्कशन ग्रुप। अभी इस ग्रुप में जो है 536 मेंबर ऐड हो रखे हैं। अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप में ऐड होना तो इस ग्रुप की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे इस चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग। पेपर है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे आप प्रॉपरली नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था जो टॉपिक है हमारा गोलकुंडा का होने वाला है। ये जो है एक दक्षिण साम्राज्य या राज्य होता है। देखो 1606 में संधि होती है जिसमें से एक शर्त होती है वार्षिक कर। आप सभी को पता है पहले के टाइम पर अकबर हो, शाहजहाँ हो, औरंगजेब हो, खैर औरंगजेब के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं अभी, या कोई भी शासक हो, ठीक है, मुगल शासक, सभी ने संधि करी थी किसी न किसी क्षेत्र के संग या किसी न किसी राज्य के साथ। तो संधि में बेसिकली क्या होता है, वार्षिक कर होता है सबसे मेन पॉइंट। पहला कि वार्षिक कर, दूसरा कि आप मरम्मत नहीं कराएंगे वहाँ पे, तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर मैंने मना कर दिया कि आपको इस वाले राज्य की हेल्प नहीं करनी है तो आप उस राज्य की हेल्प नहीं करोगे। चौथा, आप मुगलों की अधीनता को स्वीकार करोगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिसमें से आपकी मेन ये है। तो इसमें से एक शर्त थी वार्षिक कर, यानी उनको महीने साल का जो भी टैक्स वगैरह है वो मुगलों को देना पड़ता था। किसको? गोलकुंडा को। लेकिन ये जो संधि है वो कब हुई? 1636 में। और 1656 तक ये संधि चलती रही। लेकिन 1656 में क्या हुआ, गोलकुंडा ने वार्षिक कर देने के लिए मना कर दिया, उन्होंने नहीं दिया। 1656 में औरंगजेब के साथ दोबारा संधि की बात होती है, क्योंकि ये जो संधि होती है ना औरंगजेब के पिता ने की होती है। अब जब औरंगजेब का जो पिता होते हैं तो औरंगजेब के पिता जो है ना औरंगजेब को वहाँ का सूबेदार नियुक्त करते हैं, दक्षिण का सूबेदार, कि आपका काम है वहाँ से ये सब टैक्स वगैरह कलेक्ट करना मंथ का, और आप ही पूरा चीज़ वहाँ पे हैंडल करोगे। तो इस टाइम पर औरंगजेब उत्तराधिकारी नहीं थे, ना ही कोई शासक थे। बस 1656 में वो एक सूबेदार थे, वो भी दक्षिण के सूबेदार, जो उनके पिता द्वारा उनको बनाया गया था। तो ये जो है ना गोलकुंडा ये कर नहीं देते, मना कर देते हैं। तो 1656 में औरंगजेब दोबारा जाता है और दोबारा संधि की बात करता है, क्योंकि उस समय जो है ना औरंगजेब, मैंने बताया कि दक्षिण का सूबेदार होता है। परंतु गोलकुंडा का जो शासक होता है ना वो संधि के लिए साफ निगलेक्ट कर देता है, यानी साफ मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि शाहजहाँ की मृत्यु होने वाली होती है और मुगल अधिकारी बनने हेतु युद्ध करते हैं। यानी जो भी उस टाइम पर जाते थे उत्तराधिकारी बनना, वो लोग युद्ध करने लगते कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो औरंगजेब का ना जो यहाँ से ध्यान जो है हट जाता है गोलकुंडा की तरफ से, यानी दोबारा संधि की तरफ से ध्यान जो है थोड़ा सा हट जाता है। वो सोचता है कि संधि तो मैं बाद में भी कर लूँगा, पहले क्यों ना मैं उत्तराधिकारी बन जाऊँ। तो जब वहाँ पर युद्ध होता है दिल्ली में या आगरा में या यूपी में जहाँ पे भी था, तो वहाँ पे युद्ध हो रहा होता है।
उस युद्ध में औरंगजेब भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो भी उत्तराधिकारी बने। इसी का फ़ायदा कौन उठाता है? गोलकुंडा। और गोलकुंडा इसी का फ़ायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। आपको पता है गोलकुंडा ने भी ऐसे किया, सेम बीजापुर ने भी ऐसे ही किया था। बीजापुर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है, ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1656 में ये सब हुआ, जब वो औरंगजेब उत्तराधिकारी बनता है। कब? 1658 में। तो औरंगजेब ना गोलकुंडा पर युद्ध करने की सोचता है, यानी अपने अंडर में। लेकिन उसके पीछे कारण क्या थे? कारण आप सभी को पता है, थोड़े बहुत कारण क्या थे, लेकिन कुछ जो मेन कारण हैं वो ये है कि गोलकुंडा में हीरे की खान थी। और सेकंड वही कि 1656 की जो संधि है, यहाँ सॉरी इसकी जो पहले वाली संधि थी ना, शाहजहाँ की संधि, जो उनके पिता ने करी थी, औरंगजेब के पिता ने, उस संधि का उल्लंघन किया, यानी कर वगैरह नहीं दिया, वार्षिक कर। थर्ड वही आपका विस्तारवादी नीति, कि अपने क्षेत्र का, साम्राज्य का विस्तार करना। फोर्थ, अपने पिता के कार्यों को पूरा करना। उनके पिता जो थे वो दक्षिण में अपना मतलब अधिकार जमाना चाहते थे, तो सेम चीज़ अपने पिता का कार्य पूरा करना चाहता था कौन? औरंगजेब। बीजापुर और मराठे की सहायता, ये जो है ना, गोलकुंडा ने बीजापुर और मराठों की सहायता करी थी, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। और यही इसमें एक जो था संधि संधि थी ये, कि आप इनकी, मराठों की और बीजापुर की सहायता नहीं करोगे, तो संधि का उल्लंघन किया। ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो थे ना, सिया मुसलमान थे, कहाँ पर? गोलकुंडा में। और औरंगजेब जो था वो सुन्नी था। कौन था? सुन्नी मुसलमान था। और यहाँ पर सिया मुसलमान थे। तो औरंगजेब जो होते हैं ना, वो सिया मुसलमान से नफ़रत करते थे, और वो चाहते थे कि वो सिया मुसलमान जो है उनको ख़त्म करना। ख़त्म मतलब अपने अंडर में करना, ठीक। तो ये कुछ उनके कारण थे। फिर क्या होता है, उस समय जो गोलकुंडा का शासक होता है वो होता है अब्दुल हसन कुतुब शाह होता है, ठीक। अब ये जो कुतुब शाह इनका जो है वंश है, कुतुब शाही वंश। नाम है इसका अब्दुल हसन, ये उसका सरनेम है कुतुब शाह। गोलकुंडा का प्रधानमंत्री होता है मदन्ना और अकन्ना, यानी गोलकुंडा का शासक हो गया कुतुब शाह, अब्दुल हसन कुतुब शाह, मदन्ना और अकन्ना प्रधानमंत्री होते हैं। अब्दुल हसन जो होता है ना, वो एक विलास प्रिय व्यक्ति होता है, और उनको ना ये सब युद्ध वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होते। इसी कारण वो क्या करता है, अपनी जो गोलकुंडा की सत्ता है अपने प्रधानमंत्री मदन्ना और अकन्ना को सौंप देता है, कि यहाँ पर एक काम करो, मतलब शासन वगैरह जो है, सत्ता वगैरह आप अपने हाथ में ले लो। और ये जो है मदन्ना और अकन्ना हिंदू होते हैं। तो ये बात जब औरंगजेब को पता चलती है ना, तो औरंगजेब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि एक मुस्लिम राज्य में हिंदू शासक सत्ता चलाएं। तो ये भी युद्ध का एक कारण बनता है, जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं करा, ये आप मेंशन कर लेना, कि ये भी जो है युद्ध का कारण है, कि गोलकुंडा में एक हिंदू शासक जो है, दो हिंदू शासक मिलकर सत्ता चलाते। उसके बाद क्या होता है, 1685 में शाह आलम को भेजता है औरंगजेब गोलकुंडा के लिए। शाह आलम को असफलता मिलती है। शाह आलम को मुअज्जम कहा जाता है। शाह आलम जो है वो इनका पुत्र होता है, औरंगजेब का। और आगे चलकर शाह आलम ही बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोलकुंडा का सेनापति होता है मोहम्मद इब्राहिम। मैंने आपको 3 बातें यहाँ पे बताई है, गोलकुंडा का शासक, गोलकुंडा का प्रधानमंत्री और गोलकुंडा का सेनापति। ये दोनों तो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन जो गोलकुंडा का जो सेनापति होता है ना, जो सेना को मतलब सेना की देखरेख करता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद इब्राहिम, वो क्या करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम शाह आलम की तरफ मिल जाते हैं। यानी शाह आलम मोहम्मद इब्राहिम को अपनी ओर मिला लेता है और षड्यंत्र रचता है, किसके? गोलकुंडा के खिलाफ। जब यह बात अब्बुल हसन को पता चलती है, तो उस समय अब्बुल हसन हैदराबाद में होता है, और शाह आलम जो है वो हैदराबाद की तरफ ही बढ़ रहा होता है। अब्बुल हसन को डर लगता है इस चीज़ से, और वो डर कर गोलकुंडा के किले में आकर छिप जाता है, यानी वो युद्ध वगैरह नहीं करता। जब वो गोलकुंडा के किले में आता है, तो शाह आलम जो है वो हैदराबाद पर अधिकार कर लेता है, और अब्बुल हसन इस चीज़ को देखकर घबरा जाता है। और घबराता वो इसलिए भी है कि एक तो अधिकार कर लिया, दूसरा उसका सेनापति मुगलों की तरफ हो गया, तीसरा उनके कोई युद्ध की तैयारियां नहीं थी। तो ये 3 बातें जो हैं वो वहाँ पर होती हैं।
तो युद्ध की तैयारी को लेकर वो मतलब एकदम मतलब फिक्स नहीं था, और उसका सेनापति भी मुग़ल की तरफ जाकर मिल जाता है। तब अब्बुल हसन क्या करता है, आत्मसमर्पण कर लेता है और मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर सिर्फ़ उसने मुग़लों की अधीनता को ही स्वीकार करा है, लेकिन औरंगज़ेब इस चीज़ से खुश नहीं था। औरंगज़ेब चाहता था कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर जो है अब्बुल हसन जो है यानी गोलकुंडा का विलय हो जाए। अधीनता वो नहीं चाहता था, लेकिन अब्बुल हसन जो है उस टाइम पर सिर्फ़ अधीनता को स्वीकार करता है, और औरंगज़ेब जो है ना उस टाइम पर कोई ना कोई बहाना ढूँढता है कि क्यों ना मतलब वो कैसे ना कैसे करके वो युद्ध करे गोलकुंडा के साथ, और गोलकुंडा इस युद्ध में आत्मसमर्पण ना करे, गोलकुंडा इस युद्ध में हार जाए और हार कर वो मुग़ल क्षेत्र में इसको मिला ले। देखिए, इसके बाद क्या होता है, 1686 में अब्बुल हसन अपने प्रधानमंत्री मदन्ना और अकन्ना को मरवा देता है। थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, इनका नाम जो होता है मदन्ना और अकन्ना, यहाँ पे अकनाना लिख गया है लेकिन अकन्ना नाम था। मदन्ना और अकन्ना को मरवा देता है कौन, अब्बुल हसन। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, और अब ना अब्बुल हसन जो है वो मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर चुका होता है। इसके बाद क्या होता है, मुग़लों द्वारा इन दोनों को सड़क पर घसीट कर मार दिया जाता है, परंतु औरंगज़ेब को इससे संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि औरंगज़ेब गोलकुंडा को मुग़ल क्षेत्र में मिलाना चाहता था, ना कि अधीनता स्वीकार करवाना। साथ ही कुतुब शाही वंश को ख़त्म करना चाहता था। ऐसा करने के लिए औरंगज़ेब एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई एक उसको बहाना मिले और वो उस पर युद्ध करके उनको अपने अंडर में मिला ले। फिर उसी समय गोलकुंडा संधि की किसी शर्त का उल्लंघन कर देता है। उसी समय क्या होता है, जो गोलकुंडा के संग जो संधि होती है औरंगज़ेब की, उसमें से किसी संधि में किसी शर्त की उल्लंघन करता है, और औरंगज़ेब को अब युद्ध करने का बहाना मिल जाता है। उसके बाद अगले साल में क्या होता है, फरवरी 1687 में औरंगज़ेब अपनी सेना सहित गोलकुंडा में प्रवेश करता है। उस समय औरंगज़ेब की आयु 70 वर्ष की होती है। अब औरंगज़ेब गोलकुंडा के किले को घेर लेता है। अब्दुल रज्जाक औरंगज़ेब को क्षति पहुंचाता है। अब्दुल रज्जाक कौन होता है? अब्दुल रज्जाक एक बहादुर वीर होता है जिसका कार्य होता है गोलकुंडा के किले की देखभाल करना। तो जो अब्दुल रज्जाक जो होता है वो औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा मतलब क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, साथ ही मुग़लों को किले के अंदर घुसने नहीं देता। 8 महीने तक औरंगज़ेब गोलकुंडा के किले को घेर कर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 महीने तक औरंगज़ेब ने गोलकुंडा के किले को घेर के रखा, लेकिन दूसरी तरफ बीजापुर को 18 महीने यानी 1.5 साल, अप्रॉक्स 1.5-2 साल तक उसको घेर के रखा था। अब यहाँ पर 8 महीने जो है औरंगज़ेब गोलकुंडा के किले को घेर कर रखते हैं, और जो गोलकुंडा का अफ़गान सरदार होता है जिसका नाम होता है अब्दुल्ला गानी, एक अफ़गानी सरदार होता है गोलकुंडा का जिसका नाम होता है अब्दुल्ला गानी। औरंगज़ेब क्या करता है, अब्दुल्ला गानी को रिश्वत लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है, और अब्दुल्ला गानी द्वारा सितंबर 1687 में किले का द्वार खोल दिया जाता है। फिर अब्बुल हसन द्वारा आत्मसमर्पण कर लेता है, यानी अब्बुल हसन जो है वो आत्मसमर्पण कर लेता है, और अब अब्बुल हसन को दौलताबाद के किले में कैद कर लिया जाता है। इस तरह 1687 में गोलकुंडा को पूरी तरह मुग़ल क्षेत्र में मिलाया जाता है, और ठीक इसी के 1 साल पहले 1686 में बीजापुर का विलय हुआ था, और 1 साल बाद गोलकुंडा का विलय हो गया। तो यही थी औरंगज़ेब की दक्षिण नीति गोलकुंडा और बीजापुर को लेकर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है आपको, या टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।